Hello everyone, welcome back to my YouTube channel D+B PGT Political Science. My name is Nikita Mittal and I am currently working as TGT Social Science in Delhi Government School. So फिलहाल जो हमारी सीरीज चल रही है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की चल रही है, जिसमें हम 3 थिंकर्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल एंड मैकियावेली। अब जो हमारा थिंकर स्टार्ट होगा वो है थॉमस हॉब्स। ये है पार्ट 1, जिसमें हम थॉमस हॉब्स की अर्ली लाइफ के बारे में और साथ ही साथ जो उनकी बेस जो थिंकिंग है, जो उनके पॉलिटिकल थॉट्स हैं, उनका जो बेस है वो कहाँ से आया, किस तरीके के उनके विचार बने, किस सिचुएशन में उन्होंने वो थॉट्स अपने लिखे, इस बारे में हम इस वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। थॉमस हॉब्स जो है उनका जन्म जो है थॉमस हॉब्स वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड इन 1588। तो इंग्लैंड की जगह है एक मलमेसबरी, वहाँ पर इनका जन्म हुआ इन 1588। अब जब इनका जन्म हुआ उस टाइम पर स्पेनिश अरमाडा यानी कि जो स्पेन के जो जहाज थे, जहाजी बेड़ा ने हमला कर दिया था इंग्लैंड पर, और इंग्लैंड में कहीं ना कहीं डर का माहौल था। हालांकि इनको हरा दिया गया और बाद में जो है इनकी हार हो जाती है। सो उस टाइम पर जब इनका जन्म हुआ 1588 में, तब स्पेनिश अरमाडा द्वारा अटैक किया गया। हॉब्स सेड आई एंड फियर वर बॉर्न टुगेदर। हॉब्स ने कहा कि मैं और डर दोनों का जन्म जो है साथ साथ हुआ, और वो ऐसा इसलिए कहा गया कि जब उनका जन्म हुआ, हॉब्स सेड टू हैव बीन बॉर्न प्रीमेच्योरली व्हेन हिज मदर हर्ड ऑफ द इम्पीडिंग इन्वेजन ऑफ द स्पेनिश अरमाडा एट्रीब्यूटेड अ सिग्निफिकेंट रोल ऑफ फियर, यानी कि उस समय में क्या था, डर का माहौल इन हिज लाइफ, एंड स्टेटिंग दैट हिज मदर गेव बर्थ टू ट्विंस आई एंड फियर। तो इनके जो थॉट्स हैं कहीं ना कहीं इस फियर से और इस डर से जो है प्रभावित बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरा इवेंट जो इनके थॉट्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है वो है प्यूरिटन रिवॉल्यूशन, जो कि स्टार्ट हुआ 1642 में और एंड होता है 1651 में। क्योंकि स्टार्ट होता है 1642 में और एंड होता है 1651 में। ये एक ब्लडी रिवॉल्यूशन था, और किस किस के बीच में था, इंग्लैंड में ही हो रहा था, लेकिन उन लोगों के बीच में था जो मोनार्की को सपोर्ट करते थे और जो लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे। तो वहां पर इंग्लैंड में उस टाइम पर मोनार्की थी, और जो लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम को सपोर्ट करते थे, उन्होंने जो उस टाइम पर राजा थे चार्ल्स वन को बिहेडेड कर दिया था, यानी उनका सर कलम कर दिया था, जिससे इंग्लैंड में बहुत ज्यादा क्योस मच गया था। इट वॉज पीरियड ऑफ पोलिटिकल अपहीवल मार्क्ड द कन्फ्रंटेशन बिटवीन द मोनार्की एंड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट अल्टीमेटली लीडिंग टू सिविल वॉर, और वहां पर जो है सिविल वॉर की सिचुएशन हो गई। और साथ में हमें ये भी याद रखना है कि जो हॉब्स थे वो मोनार्की को सपोर्ट करते थे, वो जो रॉयल फैमिली थी उससे कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड थे। द प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ सीजलेस chaos, fear and insecurity deeply influenced Hobbes' perspective on the state of nature, human nature, sovereignty and social contract. तो ये जो कंडीशन थी, ये जो क्योस था, ये जो डर का माहौल था, इनसिक्योरिटी थी, इन सब ने हॉब्स के जो पर्सपेक्टिव था स्टेट को लेकर, स्टेट के नेचर को लेकर, ह्यूमन नेचर को लेकर, सोवरेनिटी एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो जो भी पॉलिटिकल थिंकर्स हैं मोस्टली हम देखते हैं, उन्होंने वो बताते हैं कि स्टेट की ज़रूरत क्यों है, स्टेट का ओरिजिन किस तरीके से हुआ, और स्टेट के पास क्या क्या अधिकार होते हैं, लोगों का नेचर किस तरीके का होता है। अभी तक हमने यही देखा है। जैसे मैकियावेली में हमने देखा ह्यूमन नेचर के बारे में बात करते हैं, प्लेटो स्टेट किस तरीके का होना चाहिए, राजा किस तरीके का होना चाहिए, वहीं एरिस्टोटल बताते हैं कि किस तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वैसे ही हॉब्स भी कहीं ना कहीं स्टेट की ही डेफिनेशन देते हैं कि स्टेट किस तरीके का होना चाहिए, स्टेट का ओरिजिन क्यों हुआ है। तो उनके विचार उनके जो मेन विचार हैं वो 3 कंसेप्ट से हम देखते हैं। ऑल हॉब्सियन थॉट्स कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द लेंस ऑफ 3 की कॉन्सेप्ट। कौन से? फियर, डर का माहौल, रीजन, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं रीजन होता है, और साथ में
वो पावर किसको देना चाहते हैं। ये 3 लेंस से अगर हम हॉब्स के विचारों को देखेंगे तो हम जरूर उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखते हैं, कार्ल मार्क्स उनको कहते हैं, कार्ल मार्क्स कॉल्ड हिम द फादर ऑफ ऑल ऑफ अस। कार्ल मार्क्स कहते हैं उनको द फादर ऑफ ऑल ऑफ अस। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है जिस तरीके से मैकियावेली क्या था, गैलीलियो था, हॉब्स था, न्यूटन इन द मॉडर्न पॉलिटिक्स, यानी कि वो जो है हॉब्स जो है न्यूटन माना जाता है मॉडर्न पॉलिटिक्स का। और ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से न्यूटन ने फिजिक्स के लिए क्या किया, जिस तरीके से न्यूटन ने फिजिक्स के लिए एक्सपेरिमेंट किया, उसी तरीके से पॉलिटिकल थ्योरी में भी हॉब्स जो है एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। तो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में जो नेशन स्टेट बन रहे हैं उसमें ये देखा जाएगा कि जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है सोवरेनिटी, और जो सोवरेनिटी है वो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है, यानी कि डिसीजन कौन लेगा, वहां पर कौन फैसले लेगा। तो ये जो सोवरेनिटी है वो नेशन स्टेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि जो नेशन स्टेट बनेगा वहां डिसीजन मेकर कौन होगा, अल्टीमेट डिसीजन मेकर कौन होगा, ये देखा जाता है स्टेट में। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मॉडर्न स्टेट वी हैव टू अंडरस्टैंड हॉब्स। अगर हमें जो मॉडर्न स्टेट है उसके प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस समझने हैं तो हमें हॉब्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट कि हॉब्स को एज अ थिंकर हम किस तरीके से देखते हैं। In Hobbes, we see the justification for the absolute authority of this state. अगर हमें हॉब्स को अच्छे से समझना है, तो उसके कुछ जो मेन थॉट्स है उन्हें समझना होगा। वो क्या बोलते हैं कि जो स्टेट है वो क्या है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी। स्टेट है वो क्या है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी, यानी कि स्टेट से जो ऊपर है वो कुछ नहीं है, और इसके लिए बहुत सारे क्या देते हैं, जस्टिफिकेशन। साथ में ये जो पीरियड था वो एनलाइटनमेंट का पीरियड था। अब इस पीरियड में जो है साइंस का यूज ज्यादा होता था। चर्च को कहीं ना कहीं माना गया कि चर्च जो है वो अंडर द स्टेट काम करेगा, चर्च जो है वो स्टेट से ऊपर नहीं होगा। अब तक जो टाइम था वो ये माना जाता था मैकियावेली से पहले कि जो चर्च जो है वो स्टेट को इन्फ्लुएंस करता है, स्टेट के सारे डिसीजंस को चर्च इन्फ्लुएंस करता है। साथ में हमने देखा, मैकियावेली में देखा था कि चर्च के जो फादर थे वो बहुत ज्यादा क्या थे, करप्ट होते थे। तो इन्होंने अब सीधा सीधा ये बोला, ही क्लियरली एस्टैब्लिश दैट चर्च इज अंडर द स्टेट। फॉर दिस रीजन हिज बुक लेवियाथन, उनकी जो बुक है फेमस बुक लेवियाथन, वॉज प्रोहिबिटेड एंड बर्न्ड ट्वाइस। जब इन्होंने ये बोला कि जो चर्च है वो अंडर द स्टेट है तो इनकी बुक को प्रोहिबिट किया गया और साथ ही साथ इसको 2 बार इनके पूरे लाइफ टाइम में जलाया गया। He is known as the scholar of capitalist class. इनको जो है स्कॉलर माना जाता था कैपिटलिस्ट क्लास का। ये हम देखेंगे कि किस तरीके से इनको स्कॉलर माना जाता है कैपिटलिस्ट क्लास का। हॉब्स इज अ मटीरियलिस्ट, हॉब्स को मटीरियलिस्ट भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये कैपिटलिस्ट क्लास के थिंकर हैं, ये मटीरियलिस्टिक है। इनको ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है यूटिलिटेरियनिज्म को। कहां पर? इन पॉलिटिकल फिलोसफी में। क्या यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है? यूटिलिटी, जो इंसान जो है, जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जो उनकी यूटिलिटी है, यानी कि वो हमेशा अपने फायदे की बात सोचते हैं। तो यूटिलिटेरियनिज्म हम देखेंगे, बेसिकली इसके बारे में बात की है बाद में जेरेमी बेंथम ने और जेएस मिल ने। तो इनका जो यूटिलिटेरियनिज्म है हॉब्स का, वो हम देखेंगे। मोरल थ्योरी, ये एक तरीके की मोरल थ्योरी है दैट एडवोकेट्स एक्शन दैट प्रमोट ओवरऑल हैप्पीनेस एंड प्लेजर एंड रिजेक्ट एक्शन दैट कॉजेस अनहैप्पीनेस एंड पेन। यानी कि जो लोग हैं वो क्या है, वो भागते हैं किसके पीछे? हैप्पीनेस और प्लेजर के पीछे। जो चीज उन्हें खुशी देती है, प्लेजर देती है, जिनसे उनको खुशी मिलती है। जैसे लोगों को पैसा कमा के खुशी मिलती है ना, लोगों को पैसा कमा के खुशी मिलती है, वहीं उनको पैसा ना कमाने दिया जाए, उनको कोई फैक्ट्री ना लगाने दिया जाए, उनको काम करने से रोका जाए, तो वो उन्हें खुशी देगा या गम देगा? तो जहां पर जो है लोगों को हैप्पीनेस मिलती है, लोगों को खुशी मिलती है, लोग उन चीज़ों को करते हैं, और जहां पर उनको दर्द फील होता है वो उन चीज़ों को, अनहैप्पीनेस होती है, उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, यानी कि रिजेक्ट कर देते हैं।
तो ये है यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट और इसी के ऊपर बेस्ड है हॉब्स की पूरी थ्योरी। हॉब्स जो है साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं, हॉब्स जो है साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं। उन्होंने जो मेथड यूज किया है अपनी थ्योरी को बनाने में वो है रिजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड। रिजोल्यूटिव कंपोजिट मेथड जो कि साइंस में यूज किया जाता है। उन्होंने इस मेथड को पॉलिटिकल फिनोमिना को समझने के लिए और साथ ही स्टेट में किस तरीके से लोगों के रिएक्शन होते हैं, स्टेट को बनाने में, स्टेट के ओरिजिन में किस तरीके से लोगों का योगदान है, उन्होंने स्टेट को क्यों बनाया है, इस मेथड के द्वारा हॉब्स ने समझाया है। तो उन्होंने बोला कि इस मेथड में क्या करते हैं, हम एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है उसको अंडरस्टैंड करने की, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला स्टेप यही होता है। तो पॉलिटिकल फिनोमिना में कॉम्प्लेक्स फिनोमिना क्या है कि हमें स्टेट को जो है ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से स्टेट फॉर्म होगा या स्टेट फॉर्म हुआ होगा। द पॉलिटिकल फिनोमिना कैन बी रिड्यूस्ड टू द एलिमेंटल पार्ट। जो पॉलिटिकल फिनोमिना है उसको एक रिड्यूस कर दिया जाता है एक छोटे पार्ट में, और जो पूरे स्टेट का जो छोटा पार्ट है वो कौन है, ह्यूमन। सेंटर में कौन है, ह्यूमन। ऑल ह्यूमन एक्शंस आर शेप्ड बाय माइंड। और जितने भी ह्यूमन एक्शन है वो जो है किसके द्वारा शेप होते हैं, माइंड के द्वारा शेप होते हैं। किस तरीके से ह्यूमन के माइंड में क्या चीजें चल रही हैं। लाइक एवरीथिंग एल्स यूनिवर्स ह्यूमन माइंड, लाइक एवरीथिंग एल्स इन द यूनिवर्स ह्यूमन माइंड इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मैटर। तो हॉब्स कहता है कि जिस तरीके से यूनिवर्स में हर चीज मैटर से बनी हुई है, ह्यूमन माइंड भी क्या है, मैटर से बना हुआ है। तो मैटर क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स जो है वो हमेशा स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं। सो लॉन्ग पर्सन इज अलाइव, जैसे हिज पार्टिकल आर इन मोशन, यानी कि जब तक इंसान जिंदा रहता है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं। मोशन ऑफ पार्टिकल्स गिव राइज टू टू बेसिक एलिमेंट। और ये जो मोशन ऑफ पार्टिकल्स है उनसे दो बेसिक एलिमेंट झलकते हैं। क्या, एक तो किसी चीज की डिजायर, और दूसरा किसी चीज के लिए एवर्जन यानी कि डिसलाइक। एक होता है जिन चीजों को हम पसंद करते हैं, एक होता है जिन चीजों को हम पसंद नहीं करते हैं। इसी पर बेस है हॉब्स की theory. If any external stimulus result into concentration of particles towards external stimulus, it means we have inclination or liking towards it. यानी कि जो लोग जिन चीजों को पसंद करते हैं, उनकी डिजायर करते हैं, उन्हीं की तरफ क्या है, वो अट्रैक्ट होते हैं। और वहीं अपोजिट जिन चीजों को डिसलाइक करते हैं उनके तरफ डिस्ट्रैक्ट होते हैं और कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं। यानी कि लोगों को क्या पसंद है उस चीज की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, उस चीज को लोग प्यार करते हैं, और जो चीजें पसंद नहीं है उसको क्या करते हैं, डिसलाइक करते हैं, उनके प्रति इसके लिए एवर्जन होता है। ठीक है, इसी पर बेस्ड है। ही यूज्ड टू साइंटिफिक मेथड टू बिल्ड द पॉलिटिकल थ्योरी। उन्होंने कौन सा मेथड यूज किया, साइंटिफिक मेथड। अल्टीमेट एम ऑफ द स्टेट, उन्होंने बताया कि जो स्टेट है उसका अल्टीमेट एम है द प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल। तो ये लाइन को याद रखना है कि हॉब्स ने क्या कहा है, अल्टीमेट एम क्या है स्टेट का, तो प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल। मेन फंक्शन और यूटिलिटी ऑफ द स्टेट सिक्योरिटी ऑफ द लाइफ। उन्होंने बोला स्टेट का सिर्फ एक काम है, क्या, लोगों की सिक्योरिटी, लोगों की लाइफ की सिक्योरिटी। हैंस द स्टेट वेयर राइट टू लाइफ इज नॉट प्रोटेक्टेड इज अ फेल्ड स्टेट। ऐसा कहा है हॉब्स ने कि जहां पर स्टेट लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता वो स्टेट एक फेल्ड स्टेट होता है। दिस कंसेप्शन ऑफ अ स्टेट इज कॉल्ड एज द पुलिस स्टेट और नाइट वॉचमैन। ऐसा जो स्टेट होता है उसको हॉब्स ने पुलिस स्टेट और नाइट वॉचमैन कहा है। हॉब्स की मोस्ट फेमस बुक अगर हम देखें इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स तो ये है लेवियाथन, और इसके बारे में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। इन दिस बुक ही कॉल्ड स्टेट एज लेवियाथन। इस बुक में उसने स्टेट को बोला है लेवियाथन। लेवियाथन का मीन होता है सी मॉन्स्टर। तो स्टेट को वो एज अ सी मॉन्स्टर देखता है। इट मीन्स अ स्टेट इज वेरी पावरफुल एंड वी शुड नॉट चैलेंज द स्टेट। यानी कि जो हॉब्स का स्टेट है वो क्या है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी। स्टेट इज लाइक अ सी मॉन्स्टर, और इसको वो इतना पावरफुल है कि इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। ही इज नोन फॉर प्रोवाइडिंग द जस्टिफिकेशन फॉर द एब्सोल्यूट राइट टू लाइफ। लेकिन इसके साथ साथ उसने ये बोला है कि जो स्टेट का एक ही काम है वो क्या है, एब्सोल्यूट राइट टू लाइफ, और इसके लिए स्टेट रिस्पॉन्सिबल है। The thing which gives us pleasure we want to possess them, and the thing which generate aversion are painful or human do not
वांट टू पोजेस देम। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि लोगों के अंदर दो तरीके के एलिमेंट हैं, लव है और एवर्जन है। एक है लव और दूसरा है एवर्जन। लव क्या देता है? प्लेजर। जिन चीजों को, जो चीज हमें करना अच्छा लगता है उन चीजों से हमें मिलता है प्लेजर, और लोग हमेशा उसको पोजेस करना चाहते हैं, मेन वांट टू पोजेस देम। एवर्जन, एवर्जन हमेशा क्या होता है? पेनफुल, और जो चीजें पेन देती हैं उनको लोग जो है पोजेस करना नहीं चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। हेंस ऑल ह्यूमन एक्शंस आर रिस्पॉन्सेस टू द प्लेजर एंड पेन, हेंस मैन इज यूटिलिटेरियन बाय नेचर। तो हॉब्स कहते हैं कि जितने भी ह्यूमन एक्शंस हैं वो प्लेजर और पेन से डिराइव होते हैं, यानी कि जो चीजें प्लेजर देती हैं उनको ह्यूमन करना चाहते हैं, जो चीजें पेन देती हैं उनको छोड़ना चाहते हैं। इसलिए जो इंसान है वो क्या है? यूटिलिटेरियन है बाय नेचर, यानी कि जो चीजें उसे अच्छी लगती हैं सिर्फ वही चीजें वो करना चाहता है। तो फंडामेंटल्स बताता है किस चीज के? ह्यूमन नेचर के, कि ह्यूमन नेचर जो है वो किस तरीके का होना चाहिए। तो उन्होंने बोला है कि जो मैन है वो क्या होता है? इंडिविजुअलिस्टिक। इसका मतलब क्या है? कि मैन इज केपेबल टू अंडरस्टैंड हिज पेन एंड प्लेजर, यानी कि मैन अपने दर्द को, अपनी खुशी को बहुत आसानी से समझ सकता है, बट कैन नॉट अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द ब्रेन ऑफ अदर। लेकिन दूसरों के मन में क्या चल रहा है वो उस चीज को नहीं समझ सकता है। हॉब्स एक ऐसा पहला इंसान है जिसने बोला कि बीइंग सेल्फिश इज अ नेचुरल फैक्ट, यानी कि सेल्फिश होना एक नेचुरल फैक्ट है, और जो इंसान सेल्फिश होते हैं बहुत नेचुरल है। ही रिमूव द सेंस ऑफ गिल्ट, यानी कि उसने ये हटा दिया कि अगर आप सेल्फिश हो तो गलत हो, ये वाला सेंस ऑफ गिल्ट उसने हटा दिया। और उन्होंने बोला कि जो उसको बोला गया ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअलिटी की बात करता है, और हॉब्स को माना जाता है ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल इंडिविजुअल। उन्होंने इंसान को क्या बताया? इंडिविजुअलिस्टिक, यानी कि मैन क्या है? एकदम सेल्फिश है। वो अपने प्लेजर और पेन को तो समझ सकता है लेकिन दूसरे के प्लेजर और पेन को नहीं समझ सकता है, ऐसा हॉब्स का मानना है। सिंस मैन इज यूटिलिटेरियन, तो हॉब्स कहता है कि सिंस मैन इज यूटिलिटेरियन, यानी कि अपनी चीजों को समझता है, हेंस मैन इज पोजेसिव बाय नेचर। मैन क्या है? यूटिलिटेरियन है, इसलिए मैन क्या है? पोजेसिव है बाय नेचर। मैन वांट टू पोजेस द थिंग, मैन उन चीजों को पोजेस करना चाहता है जो उसको क्या देती हैं? प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ वंस डिजायर एंड गिव राइज टू सर्च फॉर अनदर प्लेजर। और जैसे ही उसकी एक डिजायर पूरा हो जाती है वैसे ही वो दूसरी डिजायर की तरफ रुख करता है। मैन इज पावर सीकिंग एलिमेंट। हॉब्स कहता है कि मैन हमेशा क्या है? पावर सीकिंग एलिमेंट है। थोड़ी सी पावर आ गई फिर और पावर चाहिए, फिर थोड़ी सी पावर आ गई फिर और चाहिए, यानी कि मैन जो है वो रुकता नहीं है, हमेशा उसको क्या चाहिए? पावर चाहिए, पावरफुल होना होता है। मैन इज मटेरियलिस्टिक बाय नेचर। मैन क्या है? मटेरियलिस्टिक है बाय नेचर, और उसको कौन सी थिंग ज्यादा प्लेजर देती है? वर्ल्डली थिंग्स, यानी किसी का बड़ा सा मकान है, कोठी बना ली, फिर क्या ले ली? और गाड़ियां ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया। तो जो वर्ल्डली थिंग्स हैं उसको क्या देती हैं? प्लेजर देती हैं। टू गेट वर्ल्डली थिंग्स मैन रिक्वायर पावर, और उसको ये सारी चीजें चाहिए तो उसके लिए उसको किस चीज की जरूरत है? पावर की जरूरत है। यानी अगर उसको मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए जो कि उसे बहुत ज्यादा प्लेजर देती हैं तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? पावर चाहिए। सिंस ऑल आर यूटिलिटेरियन एंड ऑल सीक पावर, सभी क्या है? यूटिलिटेरियन। कोई एक की बात नहीं कर रहा है, वो सभी मनुष्यों की इन पर्टिकुलर इन जनरल बात कर रहा है। तो मैन क्या है? यूटिलिटेरियन। वो हमेशा पावर को सीक करने की कोशिश करता है, और सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा है। यानी कि एवरीवन फेसेस द डिलेमा ऑफ अनलिमिटेड डिजायर। सबकी डिजायर क्या है? अनलिमिटेड। और एंड अनलिमिटेड मीन्स, यानी कि सबकी क्या है? बहुत सारी डिजायर्स हैं, तो एक की पूरी होगी डिजायर फिर वो अगली डिजायर के लिए। ये सारी बात करता है वो स्टेट ऑफ नेचर में। इन द एब्सेंस ऑफ दिस स्टेट, और जब स्टेट नहीं होता, जब स्टेट का एब्सेंस होता है तो लाइफ ऑफ अ मैन इज लाइक द स्टेट ऑफ वॉर। क्यों? क्योंकि हर किसी को क्या चाहिए? पावर चाहिए। हर किसी को पावर चाहिए, हर किसी को अपने आप को पावरफुल दिखाना है, क्योंकि अगर वो पावरफुल नहीं दिखाएगा तो वो कमजोर समझा जाएगा और कोई ना कोई आके उसको दबा देगा। तो जब स्टेट नहीं होता तो क्या होता है? एब्सेंस ऑफ स्टेट होता है, वहां स्टेट ऑफ वॉर की सिचुएशन आ जाती है। यानी कि लाइफ इज नॉट सिक्योर। व्हेन लाइफ इज नॉट सिक्योर देयर इज नो स्कोप फॉर अ गुड लाइफ। और जब लाइफ सिक्योर नहीं होती तो अच्छी लाइफ का स्कोप होने का तो चांस ही नहीं है। तो यानी कि उसने बोला है कि जब स्टेट नहीं होगा उस सिचुएशन में लोग क्या करते हैं? क्योंकि कहीं स्टेट नहीं है तो लॉ नहीं है, लॉ नहीं है तो कौन किसी को मार रहा है? किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सब अपनी यूटिलिटी के हिसाब से, जिसको जितना ज्यादा कोई जितना ज्यादा पावरफुल होगा उसको उतनी ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजें मिलेंगी, यानी कि उतनी ज्यादा वो प्रॉपर्टी गेन कर सकता है। तो ये क्या सिचुएशन हो जाती है? स्टेट ऑफ वॉर की सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि हर किसी को पावर चाहिए, तो सब क्या है? लड़ाई करेंगे एक दूसरे से। कोई स्टेट नहीं होगा, कोई लॉ नहीं होगा तो बहुत ज्यादा क्योस होगा, लॉलेसनेस होगी, एनार्की होगी, तो किसी की भी लाइफ वहां पर क्या है? सिक्योर नहीं होगी। और इससे
किसी को भी अच्छी लाइफ का जो है अच्छी लाइफ कोई भी सिक्योर नहीं कर पाएगा, कोई भी अच्छी लाइफ का एक स्कोप नहीं होगा। तो इसलिए उसने बोला है ह्यूमन डिजायर्स कम टू एन एंड ओनली आफ्टर हिज डेथ। और क्योंकि मैन क्या है, पावर सीकिंग, मैन हमेशा क्या है, पावर को सीख करने की कोशिश करता है और उसकी ये डिजायर है, क्योंकि एक चीज पूरी होती है फिर वो दूसरी चीज के पीछे भागता है। तो उसकी जो डिजायर है ओनली कब खत्म होंगी, जब उसकी डेथ होती है। ह्यूमन डिजायर्स कम टू एन एंड ओनली आफ्टर हिज डेथ, ये स्टेटमेंट पूछ ली जाती है। अल्टीमेटली ईच परस्यूज their self-interest and security which leads them to enter into a social contract to escape the anarchy of this state of nature and ensure their self-preservation। तो हॉब्स कहते हैं कि सबका जो सेल्फ इंटरेस्ट है, ईच परस्यूज देयर सेल्फ इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी, तो हर कोई अपना सेल्फ इंटरेस्ट चाहता है, सिक्योरिटी चाहता है, सुरक्षा चाहता है। इसलिए वो क्या करते हैं, स्टेट ऑफ नेचर से स्टेट ऑफ नेचर जो जहां पर क्या है, स्टेट नहीं है, जहां पर स्टेट नहीं है यानी कि जहां पर एनार्की है। तो क्योंकि सब लोग पावर सीकिंग एनिमल है, सब लोग क्या है, पावर को सीख करना चाहते हैं, लेकिन वहां पर पावर सीख तो करते हैं पर उनकी डिजायर्स खत्म नहीं होती, इनसिक्योरिटीज खत्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो है वो स्टेट ऑफ वॉर है। अब क्या सबका नुकसान है, सबका क्या है, नुकसान है, सबको एक दूसरे से बहुत ज्यादा खतरा है। इसलिए लोग क्या करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं और बनाते हैं क्या, स्टेट, बनाते हैं क्या, स्टेट को बनाते हैं। और स्टेट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, टू सिक्योर द लाइफ ऑफ द पीपल, टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। तो सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए वो क्या करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। बात करते हैं पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ हॉब्स। पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ हॉब्स, तो उनकी जो बुक है लेवियाथन, इस बुक में उन्होंने दी है थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, अल्टीमेट सोवरेन कौन है, यानी कि लोग हैं या स्टेट है। तो थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी क्या है, इज द थ्योरी ऑफ लॉ, यानी कि कानून कौन बना रहा है, डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है, वो होता है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी यानी कि कोई अगर स्टेट है तो उसके एक्सटर्नल अफेयर्स के डिसीजन और साथ में इंटरनल अफेयर्स के डिसीजन जो भी लेता है वही होता है सोवरेन। The theory of sovereignty does justify the power of the punishment। Theory of sovereignty क्या करती है, justify the power of the punishment, यानी कि जिसके पास है क्या, पावर पनिशमेंट देने की, वही क्या होता है, सोवरेन। दो द थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी वी कैन अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द राइट ऑफ द पीपल एंड द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। तो थ्योरी ऑफ द सोवरेनिटी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि राइट ऑफ द पीपल, लोगों के राइट क्या है और अथॉरिटी ऑफ द स्टेट क्या है। हॉब्स हैड अप्लाइड द मेथड ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए हॉब्स ने एक मेथड अप्लाई किया जिसको नाम दिया सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फीचर है कैपिटलिस्ट सोसाइटी का, और जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो क्या करती है, हमेशा पावर को एक्वायर करने की कोशिश करती है। एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की स्थापना करते हैं जहां पर लोग चाहते हैं थोड़ी शांति, और शांति के साथ साथ लोग चाहते हैं थोड़ा सा लॉ हो, ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सिचुएशन जो है वो बनी रहे। यानी कि मैन क्या है, यूटिलिटेरियन है, उसको अगर अपना फायदा सोचना है तो कहीं ना कहीं स्टेट को लेके आना पड़ेगा, और स्टेट कैसे आएगा, थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा हॉब्स का मानना है। इन फ्यूडल सोसाइटीज ऑल सिस्टम आर बेस्ड ऑन हेरिडिटी। तो फ्यूडल सोसाइटीज में जो सिस्टम होते थे वो कैसे होते थे, हेरिडिटी पे बेस्ड होते थे, यानी कि जो राजा का बेटा है वही क्या बनेगा, राजा। Contract symbolize the choice means people have made the choice to form the state वॉलेंटरली। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कहीं भी अगर ट्रेड में भी अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि दोनों पार्टी जो है अपनी इच्छा से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। उसी तरीके से स्टेट भी क्या है, जो लोग हैं उनकी इच्छा से बनाया गया है, यानी कि स्टेट जो है लोगों ने वॉलेंटरली बनाया है, उसमें कोई जबरदस्ती किसी के साथ नहीं की गई है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, इन्होंने कुछ स्टेप बताए हैं किस तरीके से जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है बनी होगी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा जिससे क्या है, ओरिजिन ऑफ द स्टेट हुआ होगा, सब लोगों ने मिलकर क्या बनाया है, स्टेट को बनाया है। किसके द्वारा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। तो हॉब्स क्या डिस्क्राइब करता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर। उन्होंने क्या दिया, ह्यूमन नेचर का डिस्क्रिप्शन दिया कि जो ह्यूमन है वो कैसा है, पावर सीकिंग है, यूटिलिटेरियन है, साथ में इंडिविजुअलिस्टिक है, उसकी डिजायर्स कभी खत्म नहीं होती। तो ऐसा है कौन, ह्यूमन। अगर ह्यूमन का नेचर क्या है, ऐसा कैसा, यूटिलिटेरियन, पावर सीकिंग। और इससे क्या होता है, स्टेट ऑफ नेचर की सिचुएशन आ जाती है। स्टेट ऑफ नेचर जहां पर एनार्की होती है, जहां पर किसी तरीके का लॉ नहीं होता। क्यों, क्योंकि वहां पर स्टेट नहीं है, स्टेट एब्सेंट है। अब स्टेट ऑफ नेचर देखें कि किस तरीके का होता है। स्टेट ऑफ नेचर जहां पर स्टेट नहीं है, जहां पर स्टेट नहीं है उसको बोलेंगे स्टेट ऑफ नेचर, ठीक है। स्टेट ऑफ नेचर में क्या है,
कोई भी स्टेट नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, यानी कि कोई अथॉरिटी नहीं है, और किसी के पास, सबके पास क्या है, अनलिमिटेड राइट्स हैं। सब क्या है, अपने में ही उन्होंने बहुत सारे राइट्स उनके मान लिए हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरी तो मेरी। अगर वो पावरफुल है तो वो वहां से सबको हटा देगा। नो अथॉरिटी टू लिमिट, जहां पर क्योंकि स्टेट नहीं है तो कोई अथॉरिटी नहीं है तो कोई लिमिट नहीं कर सकता। ईच पर्सन हैड हिज ओन लॉ, हर किसी का अपना लॉ है, उसने अपना लॉ बना लिया कि ये प्रॉपर्टी मेरी है तो मेरी है। ईच पर्सन हैज एब्सोल्यूट पावर टू पनिश, सब किसी के पास पावर है कि वो पनिश कर सकता है किसी को भी, और कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा उस पर। एब्सेंस ऑफ सिविलाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, और यहाँ पर ये सिचुएशन कैसी है, जहां पर सिविलाइज सोसाइटी नहीं है, ऑर्गेनाइज सोसाइटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई रूल ही नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है, तो स्टेट ही नहीं है। तो किस तरीके से होगी ऑर्गेनाइज और सिविलाइज सोसाइटी? हर कोई क्या है, पावर सीख करने के लिए एक दूसरे को खत्म कर दे रहा है, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। तो वहां पर कोई किसी को मार दे रहा है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई कहीं भी चोरी कर रहा है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना? क्यों? क्योंकि स्टेट ही नहीं है, लॉ नहीं है, तो पुलिस कैसे पकड़ेगी आगे? अकॉर्डिंग टू हॉब्स, इन द स्टेट ऑफ नेचर द लाइफ ऑफ मैन इज नेस्टी, पुअर, ब्रिटिश एंड शॉर्ट। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है, इसको एकदम रट लेना है। क्या हॉब्स कहता है कि इन द स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ नेचर जहां पर स्टेट नहीं है तो लाइफ कैसी है वहां पर? नास्टी, पुअर जहां पर गरीब हैं लोग, ब्रिटिश, शॉर्ट, शॉर्ट क्यों है? क्योंकि लोग क्या है, एक दूसरे को मार दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। और इसमें एक और वर्ड आता है सॉलिटरी, जहां पर लोग क्या है, अकेले, किसी को एक दूसरे से लेना देना नहीं है। वो इसलिए क्योंकि सब अपने मतलब से मतलब रखते हैं, सब अपनी डिजायर्स को पूरा करते हैं, लोग दूसरे की नीड्स को अंडरस्टैंड नहीं करते। तो यहाँ पर नास्टी, पुअर, ब्रिटिश एंड शॉर्ट, ऐसा किसने बोला है? हॉब्स ने। इन द स्टेट ऑफ नेचर, लोगों की लाइफ इस तरीके की है। क्यों? क्योंकि लोग क्या है, पावर सीकिंग एनिमल है। साथ में उन्होंने बोला है यूटिलिटेरियन है, इंडिविजुअलिस्टिक है, यानी सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं। तो इन द स्टेट ऑफ नेचर देयर इज नो स्कोप फॉर आर्ट्स, लेटर यानी लिटरेचर, इंडस्ट्री और नेविगेशन, यानी कि सब क्या है, अपनी ही पावर बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसलिए वहां पर ना तो आर्ट का किसी तरीके का स्कोप है, ना ही लिटरेचर का, ना ही इंडस्ट्री कोई लगा सकता है, और ना ही कोई नेविगेशन, यानी कि डेवलपमेंट नहीं हो सकता ऑब्वियसली। तो अकॉर्डिंग टू हॉब्स द लाइफ ऑफ मैन इज कॉन्टिन्यूस डिजायर फॉर पावर। तो हॉब्स क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ नेचर में कैसी है लाइफ? continuous desire for power after power with desires which ceases only with his death। तो ऐसा हॉब्स का मानना है कि लोगों की इच्छाएं तभी खत्म होती हैं जब उसकी डेथ होती है। Thus the state of nature is painful and biggest pain is lack of security of life। उन्होंने बोला है कि स्टेट ऑफ नेचर कैसा है, बहुत ज्यादा पेनफुल है। जैसे कि दो एलिमेंट बताए उन्होंने, प्लेजर एंड पेन। तो लोग क्या करेंगे, स्टेट ऑफ नेचर को खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो चीजें उनके लिए पेनफुल होती हैं, क्योंकि जो ह्यूमन है वो क्या है, यूटिलिटेरियन। तो क्या वो पेन को अडॉप्ट करेगा? तो पेन को अडॉप्ट नहीं करेगा, वो प्लेजर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं है। जब इसको सिक्योरिटी ऑफ लाइफ मिलेगी उस तरफ जाएगा। इसके लिए क्या होगा, स्टेट ऑफ नेचर इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट यानी कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है, ये हॉब्स का बनाया हुआ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। सिंस ऑल आर यूटिलिटेरियन, ऑल सीक पावर, एवरीवन फेसेस द डिलेमा ऑफ अनलिमिटेड डिजायर्स। सब क्या है, यूटिलिटेरियन, सबको पावर चाहिए, इसलिए हर कोई जो है फेस करता है डिलेमा ऑफ अनलिमिटेड डिजायर बाय अनलिमिटेड मीन्स। सिंस ऑल वांट टू पोजेस पावर, वन पर्सन इज नॉट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर द अदर पर्सन रादर द सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी। यानी कि सब क्या है, एक दूसरे से डरते हैं। हर कोई क्या पावर सी करना चाहता है, तो सब क्या है, एक दूसरे से डर रहे हैं, एक दूसरे से इनसिक्योर फील करते हैं। इसलिए दस द प्रेजेंस ऑफ अदर क्रिएट सिक्योरिटी डिलेमा। यानी कि जब ज्यादा लोग होते हैं तो क्या एक दूसरे के लिए सिक्योरिटी डिलेमा हो जाता है, क्योंकि सब कोई क्या पावर सीक करते हैं। टू एस्केप द पेरिल्स ऑफ दिस वायलेंस एंड fearful state, Hobbes argues individuals exercise their reasoning। तो हॉब्स ये कहते हैं हमेशा कि इंडिविजुअल क्या है, बहुत ही रीजन पर्सन है। क्या है, रीजनड पर्सन है, उसके पास अपना रीजन है। और रीजन क्या, वो चाहता है हमेशा मेरी क्या हो, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। तो हालांकि मैन क्या है, इंडिविजुअलिस्टिक है, वो पावर सीकिंग एनिमल है, साथ में वो जो है यूटिलिटेरियन है, ठीक है। पर उसके अंदर क्या है, रीजन, हमेशा रीजन प्रिवेल करता है। और रीजन क्या है, रीजन वो ये मानता है कि मुझे क्या चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। और इसलिए सब लोग क्या आते हैं, सब लोग क्या है, साथ में आते हैं और वो एक स्टेट बनाते हैं थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हॉब्स वाज द फर्स्ट पर्सन टू टेल दैट ऑल आर यूटिलिटेरियन एंड नो वन इज फिलोसोफर। तो क्या कहते हैं हॉब्स कि सब क्या है, यूटिलिटेरियन है, सब अपना फायदा सोचते हैं, कोई भी फिलोसोफर नहीं है। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू सजेस्ट ऑल आर इक्वल एंड नो वन इज सुपीरियर और इंफीरियर सोल। तो ये वाले कॉन्सेप्ट भी स्टैब्लिश करते हैं कि सभी क्या है, समान है, ऑल आर इक्वल, कोई भी सुपीरियर और इंफीरियर सोल नहीं है। ही वॉज द
फर्स्ट पर्सन टू सजेस्ट ऑल आर इक्वल, नो वन इज सुपीरियर और इंफीरियर सोल। वो पहला ऐसा इंसान है जो जिसने ये बोला कि कोई भी सुपीरियर नहीं है और ना ही इंफीरियर है, सब क्या है, इक्वल, सब क्या है, इक्वल। और स्टेट ऑफ नेचर से निकलने के लिए उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी। इस थ्योरी में बताया कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है उनका बेस है किस पर, नेचुरल लॉ पर। किस पर, नेचुरल लॉ पर। नेचुरल लॉ क्या है, लॉ ऑफ रीजन, यानी सबके पास क्या है, रीजन, जी की रीजन किसके पास है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल पोजेस द रीजन। कुछ होती है उनकी एंडलेस डिजायर और साथ में होता है उनके पास रीजन। अब एंडलेस डिजायर तो है, साथ में उन्हें ये भी समझ आ रहा है कि यहाँ पर ये जो एंडलेस डिजायर्स को पूरा करने में हमारी जो लाइफ है वो तो हम खत्म नहीं कर दे रहे, हमारी जो लाइफ है वो तो हम लड़ लड़ के एक दूसरे से खत्म कर दे रहे हैं। किसी को भी सिक्योरिटी नहीं है लाइफ की, तो नो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ इज देयर। इसलिए वो इंसान क्या है, दिमाग लगाता है अपना और बोलता है रीजन प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम सेल्फ डिस्ट्रक्शन। रीजन क्या करता है, लोगों को अपने आप को बर्बाद करने से बचाता है, एक दूसरे की हत्या करने से बचाता है। इसलिए यूटिलिटी क्या है, रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट। तो इंसान क्या है, यूटिलिटेरियन है और वो सोचता है कि सबका जो हमारा इंटरेस्ट है वो किस बात में, हम सबकी भलाई है कि हम क्या करें, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट करके हमें क्या बनाना पड़ेगा, स्टेट। और मेन पर्पस क्या है स्टेट का, टू गेट सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, टू गेट सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। ऑल पीपल एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, इट मींस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑल विद ऑल। ये वाली जो स्टेटमेंट है वो भी याद रखनी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑल विद ऑल, यानी कि सब लोग क्या है, आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सिंस दे डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर, क्योंकि वो एक दूसरे पर ट्रस्ट ही नहीं करते, तो दे क्रिएट थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी कौन है, स्टेट। थर्ड पार्टी कौन है, स्टेट। अकॉर्डिंग टू हॉब्स, स्टेट इज नॉट द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, स्टेट इज द बेनिफिशियरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये स्टेटमेंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हॉब्स कहते हैं कि जो सब लोग हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करके बनाते हैं क्या, स्टेट। और ये जो स्टेट है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है, बल्कि क्या है, बेनिफिशियरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। बोथ द स्टेट एंड द किंग आर द आउटकम ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, नॉट पार्टीज टू इट। ऐसा हॉब्स का मानना है कि जो स्टेट या किंग जो है वो आउटकम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, वो पार्टीज नहीं है इसकी। पार्टीज कौन है, लोग। पीपल अग्री टू ट्रांसफर ऑल ऑफ देयर राइट्स टू द स्टेट। पीपल क्या करते हैं, एग्री करते हैं कि हम सारे अपने राइट्स जो है वो किसको दे देंगे, स्टेट को। हेंस एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीपल लॉस्ट ऑल ऑफ देयर राइट, मींस दे बिकम पावरलेस, क्योंकि वो अपनी पावर क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। किसको कर देते हैं, स्टेट को। स्टेट के पास वो अपनी पावर जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू हॉब्स, पावर इज जीरो सम गेम। पावर क्या है, जीरो सम गेम है, यानी कि हर कोई क्या है, अक्वायर करना चाहता है। सिंस पावर इज ट्रांसफर टू द स्टेट, अगर एक के पास से चली गई तो वो क्या खत्म हो जाती है, दूसरे के पास पहुंच जाती है, तो जीरो सम गेम होती है। सिंस पावर इज ट्रांसफर टू द स्टेट बिकम्स ऑल पावरफुल। जब पावर ट्रांसफर हो जाती है तो स्टेट क्या है, वो पावरफुल हो जाता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लोग क्या करते हैं, अपनी पावर प्रोवाइड कर देते हैं, किसको, स्टेट को, सारी पावर। एंड इमर्जेस एज सोवरेन, पीपल लूज देयर सोवरेनिटी। और जो लोगों के पास डिसीजन लेने की क्षमता थी, अपने जो उनका मन करता था वो करने की क्षमता थी, वो सब दे देते हैं किसको, स्टेट को। और स्टेट को बना देते हैं क्या, सोवरेन, यानी एब्सोल्यूट अथॉरिटी। कंबाइनिंग द पावर ऑफ ऑल, जब सबकी पावर क्या कंबाइन हो जाती है। और हेंस एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कैन नॉट चैलेंज अ स्टेट इज लाइक अ मॉन्स्टर। और वो एक ऐसा स्टेट क्रिएट करते हैं जो कि क्या है, मॉन्स्टर की तरह काम करता है, क्योंकि सारे लोग अपनी क्या है, पावर किसको दे देते हैं, स्टेट को। स्टेट इज नॉट अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन बट एन आर्टिफिशियली क्रिएटेड इंस्टीट्यूशन। तो हॉब्स क्या कहता है कि हॉब्स ये कहता है कि स्टेट क्या है, नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं है। क्यों, क्योंकि लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करके इसको बनाया है, इसलिए ये क्या है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड इंस्टीट्यूशन है, जहां पर लोगों ने अपनी सारी पावर, अपनी सारी सॉवरेनिटी वो किसको दे दी है, स्टेट को। फॉर जस्ट किसके लिए, टू गेट सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। ये बात याद रखनी है। नाउ नो इंडिविजुअल विल हैव द पावर टू मेक लॉ और पनिश, ओनली स्टेट कैन मेक लॉ, ओनली स्टेट हैज द पावर टू पनिश। अब क्या है, उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर से सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, स्टेट ऑफ नेचर से निकल के सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, और हमने क्या बना, उन्होंने क्या बना दिया, स्टेट बना दिया। क्यों बनाया, ताकि सबको क्या मिले, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। अब स्टेट को सारी पावर है, स्टेट इज द ओनली सोवरेन, वो लॉ बनाता है, उसी को जो है पावर है पनिश करने की। व्हाट इज लॉ, अकॉर्डिंग टू हॉब्स, हॉब्स के लिए लॉ क्या है, लॉ। फॉर हॉब्स, लॉ मेड बाय द स्टेट इज द पॉजिटिव लॉ। जो लॉ किसके द्वारा बनाए जाते हैं, स्टेट के द्वारा, उनको बोला जाता है पॉजिटिव लॉ। यानी कि जैसे हमारे यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता, उसमें जो भी लॉज है वो सब क्या है, पॉजिटिव लॉ। ट्रैफिक रूल्स वो क्या है, पॉजिटिव लॉ। अकॉर्डिंग टू लॉ इज द, अकॉर्डिंग टू हॉब्स लॉ इज द कमांड ऑफ द सोवरेन। लॉ क्या है, इज द कमांड ऑफ द सोवरेन, यानी कि इट मींस ही रिकॉग्नाइजेस द पॉजिटिव लॉ एज लॉ,
ही डज नॉट रिकॉग्नाइज द नेचुरल लॉ, कस्टमरी लॉ और रिलीजियस लॉ। वो किसी भी तरीके के नेचुरल लॉ और रिलीजियस लॉ को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, वो सिर्फ स्टेट के द्वारा बनाए गए पॉजिटिव लॉज को जो है वो रिकॉग्नाइज करता है। अकॉर्डिंग टू हॉब्स, कोविनेंट्स विदाउट स्वॉर्ड्स आर नथिंग बट वर्ड्स। कोविनेंट विदाउट स्वॉर्ड्स आर नथिंग बट वर्ड्स। इस बात से उनका क्या कहना है, क्यों, क्योंकि वाई ही सपोर्ट्स पॉजिटिव लॉ, किसने बनाए, स्टेट ने बनाए। तो लॉ मेड बाय सोवरेन इज डेफिनेट, क्यों, क्योंकि सारी पावर जो है लोगों ने सोवरेन को दे दी है। तो जो लॉ बना देगा सोवरेन वो क्या हो जाएंगे, डेफिनेट, यानी कि उन्हें कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सोवरेन हैज द पावर टू पनिश, और उसके पास क्या है, पावर है पनिश करने की। लॉ कैरीज नो मीनिंग इफ इट डज नॉट कम विद द पावर ऑफ पनिशमेंट, यानी कि ये वाली जो स्टेटमेंट है, कोविनेंट विदाउट स्वॉर्ड्स आर नथिंग बट वर्ड्स, यानी लोगों ने स्टेट को बना दिया और उसको ये पावर नहीं दी कि वो पनिश कर सके, तो क्या वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकता है लोगों को, नहीं। तो इसलिए जो स्टेट है उसके पास क्या है, पावर ऑफ पनिशमेंट, यानी कि लोगों ने अगर एक भी लॉ जो है उसको वायलेट किया तो पनिशमेंट मिलेगी किसको, लोगों को। जैसे कि आज के टाइम पे आप पुलिस देखते हो कि आपने क्या कि किसी के घर में चोरी की तो आपको जो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, किसी का मर्डर कर दिया तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, किसी प्रॉपर्टी हड़प ली तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। वाई लॉ शुड कम विद पावर ऑफ पनिशमेंट, तो ये पूछा जाए कि लॉ जो है वो पावर ऑफ पनिशमेंट के साथ क्यों आना चाहिए। अब यहाँ पर फिर से ह्यूमन नेचर आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को भी अगर आप पनिश नहीं करोगे, उसने गलती करी, आप पनिश नहीं करोगे, छोटी मोटी पनिशमेंट नहीं दोगे, वो फिर से गलती वही दोहराएगा और ज्यादा बड़ी भी गलती कर सकता है। उसने चोरी की, आपने डांटा तक नहीं उसको, तो क्या होगा, वो दोबारा से फिर से चोरी करेगा, है ना। तो आनी क्यों चाहिए, तो मैन क्या है, यूटिलिटेरियन है, वो हमेशा फायदा सोचता है, वो हमेशा सोचता है कि जो चीजें उसे पसंद है वो करता जाए, वो पावर उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो मैन क्या है, हमेशा यूटिलिटेरियन है, उसकी वो जो प्रवृत्ति है वो कभी नहीं बदलती। मैन विल ऑलवेज सो लॉन्ग मैन थिंक्स इट इज सर्विंग हिज पर्पस, मैन तभी तक आपकी बात मानेगा जब तक आप उसका पर्पस जो है वो सर्व हो रहा होगा। व्हेन मैन थिंक्स द पर्पस इज सर्व्ड बेटर बाय इवेडिंग लॉ, जब उसको लगेगा कि उसका पर्पस लॉ को इवेड करके या लॉ की अवहेलना करके, लॉ को वायलेट करके उसका पर्पस पूरा हो रहा है, तो देयर हैज टू बी पनिशमेंट। तो इसलिए हमेशा पनिशमेंट की जरूरत है। अगर आपको पालन करवाना है, लॉ को ओबे करवाना है, तो आपको हमेशा पनिशमेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन होता है, व्हाई नो वन शुड गो अनपनिश्ड, यानी कि किसी को हो सकता है एक आध को छोड़ दे, कम पनिशमेंट दे दे। तो हॉब्स कहता है कि इफ वन पर्सन गोज अनपनिश्ड अदर विल फॉलो हिम, अगर एक को भी आपने छोड़ दिया तो लोग क्या करेंगे, उसको फॉलो करेंगे और हमेशा ये बोलेंगे यार उसको तो आपने छोड़ दिया था। हेंस फॉर द सेक ऑफ फ्यू लाइफ ऑफ एवरीवन कैन नॉट बी ब्रॉट बैक टू द एनार्की, यानी कि कुछ लोगों की जान बचाने के लिए आप दोबारा से एनार्की में नहीं जा सकते हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खत्म नहीं कर सकते हो, स्टेट ऑफ नेचर में वापस नहीं जा सकते हो, इसलिए सभी को पनिशमेंट मिलना जरूरी है। फॉर हॉब्स मैन हैज ओनली टू ऑप्शन, तो लोगों के पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो एब्सोल्यूट अथॉरिटी में रहो या फिर एब्सोल्यूट अनार्की में रहो, यानी स्टेट ऑफ नेचर में वापस चले जाओ। तो उसके लोगों को दो ही ऑप्शन मिलते हैं, है ना। यहाँ पर राइट्स की बात नहीं होती, एक ही राइट है आपके पास, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, अगर आप अंडर एब्सोल्यूट अथॉरिटी रहते हो, या फिर आप उसी स्टेट ऑफ नेचर में चले जाओ जहां पर एब्सोल्यूट एनार्की है, हर कोई एक दूसरे को मारने के काटने पर तुला हुआ है। सिंस मैन इज यूटिलिटेरियन मैन विल चूज अथॉरिटी ओवर एनार्की, यानी एब्सेंस ऑफ लॉ। एनार्की क्या होता है, एब्सेंस ऑफ लॉ। तो हॉब्स कहते हैं मैन क्या है, यूटिलिटेरियन, वो हमेशा चूज करेगा किसको, अथॉरिटी को, एब्सोल्यूट अथॉरिटी को। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये था हॉब्स का पार्ट 1, पार्ट 2 जल्द ही आएगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।